कितनी मोहब्बत है। भाग 31। मीरा इमरजेंसी वार्ड में थी और अमर बाहर बैठे थे। हॉस्पिटल के इंचार्ज ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ ही देर में उस इलाके की पुलिस वहां आ पहुंची। इंचार्ज ने उन्हें केस के बारे में बताया। पेशेंट कहाँ है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। पेशेंट अभी इमरजेंसी में है, उनका इलाज चल रहा है, इंचार्ज ने कहा। ठीक है, उनके होश में आने के बाद ही उनका बयान लिया जाएगा। वो गाड़ी किसकी थी? उसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ सर, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का मालिक यही है, वही उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, इंचार्ज ने कहा। इस वक्त वो कहाँ है? इंस्पेक्टर ने कहा। वो सामने कॉरिडोर में है सर, इंचार्ज ने कहा। थैंक यू कहकर इंस्पेक्टर कॉरिडोर की ओर बढ़ गया। अमर के सामने आकर उसने कहा, आपकी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? जी। क्या आप मुझे डिटेल्स में कुछ बता सकते हैं? हम दूसरे शहर से लौट रहे थे। गाड़ी सामान्य स्पीड पर थी कि अचानक से वो लड़की भागते हुए गाड़ी के सामने आ गई। हम ब्रेक लगाते इससे पहले ही वो गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरी। हमने उसे संभाला, तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अच्छी कहानी बनाई है। कहानी होती तो हम खुद उसे यहाँ लेकर नहीं आते, अमर ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा। चलो मान लिया कि आप जो कह रहे हैं सच है, लेकिन अगर विक्टिम अपने बयान में कहे कि गलती आपकी है तो आप पर केस दर्ज हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए इंस्पेक्टर। वैसे थैंक यू, इंसानियत दिखाते हुए आपने लड़की को बचाया। आपका नाम जान सकता हूँ? हमारा नाम सुनने के बाद आप यहाँ खड़े नहीं रहेंगे। मतलब? अमर प्रताप सिंह, राजपुताना इंडस्ट्री का मालिक। अमर का नाम सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी जुबान हकलाने लगी और उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, अमर प्रताप सिंह, अजमेर के राजपुताना पैलेस के बड़े वारिस आप ही हैं? जी हाँ, अमर ने सहजता से कहा। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था जिससे मैं सवाल कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी शख्सियत है। माफ कर दीजिए सर, आज से पहले इंदौर में सिर्फ आपका नाम सुना था, देखा नहीं था, इसीलिए अनजाने में भूल हो गई सर, इंस्पेक्टर ने मरे हुए स्वर में कहा। कभी किसी को उसकी बातों से छोटा मत समझो, अमर ने रौब से कहा। इंस्पेक्टर उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहा, आप कुछ लेंगे सर? चाय, कॉफी? आप यहाँ से जा सकते हैं सर, मैं सब संभाल लूंगा, केस भी दर्ज नहीं होगा। नहीं इंस्पेक्टर, सबसे पहले लड़की के बारे में पता लगाओ। जब तक उसके घर से कोई आ नहीं जाता मैं यहीं रुकूंगा, अमर ने कहा। जी सर, कहते हुए इंस्पेक्टर वहां से चला गया और रिसेप्शन पर आकर मीरा के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी कांस्टेबल आया और अपना फोन इंस्पेक्टर को दिखाते हुए कहा, सर, नेशनल कॉलेज वाले इलाके के थाने से ये एक तस्वीर आई है। ये कोई मीरा नाम की लड़की है जो शाम से ही लापता है। कोइंसिडेंस ये है कि ये इसी इलाके की रहने वाली है सर। इसकी बाकी डिटेल्स मंगवाओ और ये फोटो थाने के कंप्यूटर पर मेल करके उन्हें इन्फॉर्म कर दो, इंस्पेक्टर ने कहा। रात के 2 बजे मीरा को होश आया। उसके सर पर चोट लगी थी। हाथ पर चूड़ी चुभने से जो घाव हुआ था वहां डॉक्टर ने पट्टी बांध दी थी। हल्की सी खरोंचे उसके कंधे और हाथ के बाजू पर आई थी, जो कि गिरने की वजह से लग गई थी। बाकी मीरा ठीक थी। मीरा के होश में आते ही डॉक्टर ने बाहर आकर इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर, पेशेंट को होश आ गया है, आप अपना बयान ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, कहकर इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ मीरा की ओर चला गया। अंदर आकर वो साइड में रखी कुर्सी पर बैठा और मीरा से कहा, आप ठीक है? जी सर, मीरा ने धीरे से कहा। आपका नाम? इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से लिखने को कहा। मीरा राजपूत, मीरा ने कहा। मीरा जी, क्या आप बताएंगी ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ? हमारा किडनैप हुआ था सर। व्हाट? किसने किया? आप शुरू से बताइए, क्या हुआ था? हम अपना पेपर देने नेशनल कॉलेज गए थे। जब वापस आए तो अर्जुन जी को ढूंढने निकल गए। तभी किसी ने हमारे मुंह पर कुछ रखा और हम बेहोश हो गए। होश में आए तब तक एक अंधेरी जगह पर थे।
जहाँ कुछ लोगों के बातें करने की आवाज आ रही थी। हम किसी तरह वहां से निकले तो वो लोग हमारे पीछे चले आए। भागते भागते हम सड़क पर आए, लेकिन तभी सामने से आती गाड़ी से टकरा गए। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं। आपने उन लोगों का चेहरा देखा था? उन्हें जानती हैं आप? नहीं सर, अंधेरे की वजह से हम उनका चेहरा नहीं देख पाए थे। आप किसी अर्जुन की बात कर रही थी। कौन है वो? हमारे दोस्त के भाई हैं, हम उन्हीं के घर में रहते हैं। आपको किसी पर शक है? नहीं सर, हमारा तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ है, पर कुछ दिनों से हमें कुछ पेपर्स मिल रहे हैं। कैसे पेपर्स? इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। सर पता नहीं कौन है वो, लेकिन वो हमें चिट्ठी भेज रहा है। और मीरा ने उसके बाद तीनों हादसों के बारे में इंस्पेक्टर को बता दिया। आप बिल्कुल मत घबराइए। वो आखिरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे मिल सकती है? शायद उससे कुछ क्लू मिले। वो तो मेरे बैग में है सर। कहाँ है आपका बैग? सर वो वहीं गिर गया था जहाँ हम बेहोश हुए थे। वो हम ढूंढ लेंगे। थैंक्स फॉर कोऑपरेट। आप आराम कीजिए, कहकर इंस्पेक्टर बाहर निकल गया। बाहर आकर वो सीधा अमर के पास आया और कहा, आई एम सॉरी सर, विक्टिम ने आपके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। आपको असुविधा हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इट्स ओके इंस्पेक्टर, क्या हम एक बार उनसे मिल सकते हैं? अमर ने कहा। जी सर, वो वहाँ रूम नंबर 201 में है, इंस्पेक्टर ने कहा और कांस्टेबल के साथ वहाँ से निकल गया। अमर मीरा के कमरे में आया। मीरा के सामने आकर उसने धीरे से कहा, अब कैसी हैं आप? मीरा ने अमर की तरफ देखा तो हैरान रह गई। सामने खड़े शख्स से वो पहले मिल चुकी थी। मीरा उन्हें देखकर उठकर बैठने लगी तो अमर ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, लेटी रहो। हम यहाँ सिर्फ आपको देखने आए हैं। दरअसल हमारी ही गाड़ी थी जिसके सामने आप आई थी। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। हमारे पीछे कुछ लोग पड़े थे और उन्हीं से बचने के लिए हम भाग रहे थे। मीरा ने कहा, घबराइए मत, हमारे इंस्पेक्टर से बात हो गई है। आप अपना ख्याल रखें। अमर ने कहा, थैंक यू सर, आपने हमारी मदद की। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अमर मीरा के पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, आपको देखकर लगा जैसे हमारी बेटी हमारे सामने है। बहुत रात हो गई है, हमें चलना चाहिए। इंस्पेक्टर ने आपके घर वालों को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। जी, मीरा ने कहा और अमर कमरे से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर को मीरा की जानकारी मिल चुकी थी और उन्होंने विजय को फोन भी कर दिया था। विजय, अर्जुन और राधा तीनों तुरंत हॉस्पिटल चले आए। सीढ़ियों से उतरते हुए अमर जब बाहर जा रहा था, उसी वक्त राधा विजय और अर्जुन के साथ अंदर आ रही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं। अंदर आकर विजय ने मीरा के बारे में पूछा और उसके कमरे की ओर बढ़ गए। पुलिस को वहां देखकर राधा को शक हुआ तो उसने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर ने राधा को सारी बातें बता दी। बाहर गाड़ी के पास आकर अमर को याद आया वो अपनी चाबी अंदर काउंटर पर ही भूल आए हैं। अमर जैसे ही रिसेप्शन पर आया, इंस्पेक्टर ने राधा से कहा, यही हैं जो मीरा को हॉस्पिटल लेकर आए थे, मिस्टर अमर प्रताप सिंह। राधा ने जैसे ही अमर को अपने सामने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा को अपने सामने देखकर अमर भी एक पल को हैरान रह गया और कहा, मीरा? अमर आगे बोलता इससे पहले ही राधा बोल पड़ी, मीरा मेरी बेटी है। उसकी आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी। अमर ने कुछ नहीं कहा और काउंटर से चाबी लेकर चला गया। राधा उसके पीछे पीछे आई और कहा, अमर? अमर पलटा तो राधा ने कहा, थैंक यू। कहकर अमर वहां से चला गया। राधा मीरा के पास आई। उसके सर और हाथ पर पट्टी देखकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पास आई और उसके गले लगकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। अरे आंटी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? हम ठीक हैं, देखिए। मीरा ने कहा, हाँ बेटा, पर ये सब हुआ कैसे? विजय ने पूछा तो मीरा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन को सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, वो जो भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अर्जुन, शांत हो जाओ। मीरा अभी ठीक है, पर उसे खतरा है। आज के बाद इसे अकेले कहीं जाने नहीं देना।
मैं जरा इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ, कहकर विजय कमरे से बाहर निकल गए। अर्जुन आकर मीरा की बगल में बैठ गया और कहा, मुझे माफ कर दो मीरा, मेरी वजह से ये सब हो गया। अर्जुन जी, हम ठीक हैं, बस भूख लगी है बहुत जोरों से, मीरा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो अर्जुन हंसने लगा और कहा, ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। 4 प्लेट, मीरा ने कहा। इतनी भूख लगी है क्या? अर्जुन ने हैरानी से कहा। नहीं, हम तो एक ही प्लेट खाएंगे, बाकी 3 आप लोगों के लिए। हम जानते हैं आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया होगा, मीरा ने कहा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, अर्जुन ने कहा और बाहर चला गया। अर्जुन के जाते ही राधा ने मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मीरा, क्या तुम जानती हो ये सब कौन कर रहा है? नहीं आंटी, जिस दिन वो पार्सल मिला था उसके बाद से ही हमें वो चिट्ठियां मिल रही हैं, मीरा ने कहा। किसी से कोई झगड़ा हुआ है, कॉलेज या घर के बाहर? राधा ने पूछा। नहीं आंटी, कॉलेज में सब अच्छे दोस्त हैं हमारे। हाँ, कुछ दिनों पहले मोना से थोड़ी झड़प हुई थी हमारी, मीरा ने कहा। तो क्या मोना ये सब? राधा ने कहा। हमें नहीं लगता आंटी वो ऐसा कुछ करेगी, हमारी वजह से आप सब लोगों को परेशानी हो रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मीरा कहते कहते उदास हो गई। कैसी बातें कर रही हो तुम, मेरी जिम्मेदारी हो मीरा, जिसने भी ये किया है वो ज्यादा दिन छुपकर नहीं रह सकता, उसका पता मैं लगा कर रहूंगी, राधा ने कहा। तो मीरा ने अपना सर उनके कंधे पर टिका दिया। राधा मीरा का सर सहलाते हुए सोचने लगी, मुझे अमर पर शक था, लेकिन अमर ने अगर ये सब किया होता तो वो मीरा को यहाँ लेकर नहीं आता। फिर कौन हो सकता है जो मीरा को नुकसान पहुंचाने का सोच सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। कुछ देर बाद अर्जुन खाना ले आया। विजय भी रूम में चले आए। राधा ने 4 प्लेटों में खाना लगाया और मीरा को अपने हाथ से खिलाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, मीरा ने उनका हाथ उनकी ओर बढ़ाकर कहा, पहले आप खाइए, शाम से कुछ नहीं खाया होगा ना आपने। मीरा ने दूसरा टुकड़ा तोड़ा और विजय की ओर बढ़ाया तो उन्होंने कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जितनी पागल लड़की नहीं देखी है, ऐसी हालत में भी तुम हम लोगों के बारे में सोच रही हो। अंकल जी, आप लोगों की वजह से ही तो हम सुरक्षित है ना, अब खाइए जल्दी, मीरा ने उन्हें खिलाते हुए कहा। खाना खाने के बाद मीरा ने कहा, आंटी, आप और अंकल जी अभी घर जाइए। नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर हम लोग कैसे जा सकते हैं, राधा ने कहा। हमारे पास अर्जुन जी है ना, आप रात भर यहाँ परेशान हो ये हम नहीं चाहते। और सुनिए, निधि से बात करवा दीजिएगा हमारी, मीरा ने कहा। राधा के बार बार कहने के बाद भी मीरा ने उन्हें वहां रुकने नहीं दिया और घर भेज दिया। अर्जुन वहीं सोफे पर बैठ गया और कहा, सो मिस मीरा जी, क्या सुनना पसंद करेंगी आप? अभी तक आपने हमें अपनी और उनकी प्रेम कहानी नहीं सुनाई, मीरा ने कहा। चलो सुना देता हूँ फिर, तुम भी क्या याद रखोगी, अर्जुन ने कहा, ताकि वो मीरा को दूसरी बातों में उलझा सके और वो अपने साथ हुए हादसे के बारे में ना सोचे। राधा और विजय घर पहुंचे। निधि तब तक सो चुकी थी। उसे सुबह बताने का सोचकर वो दोनों भी अपने कमरे में चले आए। विजय को थकान की वजह से नींद आ गई, लेकिन राधा रात भर जागती रही। उधर दिल्ली में बुरा सपना देखने की वजह से अक्षत जोर से मीरा चिल्लाते हुए उठा। दूसरे कमरे में सोमित और तनु भाग कर आए। सर्दी में भी अक्षत के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। तनु ने उसे पानी पिलाया और कहा, क्या हुआ आशु, कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? हाँ दी, लेकिन मन बहुत बेचैन है मीरा को लेकर, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है, अक्षत ने बेचैन होकर कहा। तुम टेंशन मत लो अक्षत, सपने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, सोमित ने कहा। नहीं जीजू, आज से पहले इतना बुरा सपना मैंने कभी नहीं देखा, मैं मीरा से बात करके आता हूँ, अक्षत ने उठते हुए कहा। तो तनु ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाते हुए कहा, आशु, रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त फोन करोगे तो वो परेशान होगी, सुबह कर लेना। अक्षत ने घड़ी की ओर देखा जो कि रात के 2 बजा रही थी। उसने तनु से कहा, ठीक है दी, आप जाकर सो जाइए। सोमित और तनु के जाने के बाद अक्षत लेट गया। जहन में बार बार मीरा का ख्याल आ रहा था। उधर मीरा अर्जुन की कहानी सुनते सुनते सो गई। अर्जुन उठा, उसने मीरा को कंबल ओढ़ाया और खुद जागकर उसकी ड्रिप का ध्यान रखने लगा।
सुबह होते होते वो भी सोफे पर ही सो गया। अक्षत सारी रात सो नहीं पाया, बस सुबह का इंतजार करता रहा। लेकिन कुछ पल के लिए उसकी भी आंखें बंद हो गईं। तनु उसके कमरे में चाय लेकर आई तो अक्षत को प्यार से उठाते हुए कहा, आशु, क्लास नहीं जाना आज? देखो सुबह हो गई है। अक्षत एकदम से उठ बैठा और अपना फोन ढूंढने लगा, लेकिन जैसे ही उसे फोन मिला उसने देखा वो बंद है। अक्षत को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो इतना लापरवाह क्यों है। उसे परेशान देखकर तनु ने कहा, आशु, रिलैक्स हो जाओ, मुझे दो, मैं इसे चार्जिंग पर लगा देती हूँ, तुम तब तक चाय पियो। अक्षत के हाथ में चाय पकड़ाकर तनु ने उसका फोन चार्जिंग पॉइंट पर लगा दिया। अक्षत ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और फोन ऑन करके घर पर फोन किया। रिंग जाती रही लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अक्षत ने निधि के फोन पर ट्राई किया लेकिन वो भी बंद था। अक्षत ने अर्जुन का फोन लगाया लेकिन साइलेंट होने की वजह से अर्जुन भी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाया। गुस्से में अक्षत ने टेबल पर फोन पटक दिया और आकर बेड पर बैठ गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने मीरा का नंबर क्यों नहीं लिया है, ना ही कोई उसका फोन उठा रहा है। अक्षत कुछ देर बैठा रहा और वापस टेबल के पास आया। उसने अपना फोन उठाकर देखा जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी, पर वो काम कर रहा था। अक्षत ने एक बार फिर घर का नंबर डायल किया। इस बार 2 रिंग में ही फोन उठा लिया तो अक्षत ने कहा, कहाँ है सब, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? अक्षत बाबा, हम बोल रहे हैं रघु। फोन रघु ने उठाया था। अरे रघु, घर वाले कहाँ हैं? अक्षत ने कहा। बाबा, घर के सब लोग अस्पताल गए हैं, रघु ने कहा। अस्पताल? लेकिन क्यों, सब ठीक तो है ना? अक्षत को चिंता होने लगी। अक्षत बाबा, वो कल रात मीरा दीदी का एक्सीडेंट हो गया था ना, इसीलिए वो अस्पताल में भर्ती है। माँ जी बता रही थी कि बहुत चोट आई है उनको। हेलो अक्षत बाबा, हेलो हेलो। अक्षत बाबा, सुन रहे हैं ना आप? रघु ने कहा। मीरा के एक्सीडेंट की बात सुनकर अक्षत के हाथ से फोन छूटकर नीचे जा गिरा और उसकी बची खुची स्क्रीन भी टूट गई। फोन बंद हो चुका था। अक्षत ने जल्दी से अपना पर्स और जैकेट उठाया और कमरे से बाहर निकला। तनु और सोमित हॉल में ही बैठे थे। उन्होंने जब अक्षत को इस हालत में देखा तो उसके पास आकर कहा, क्या बात है अक्षत, इतने परेशान क्यों हो? और ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे अभी इंदौर के लिए निकलना है जीजू, अक्षत ने कहा। लेकिन आज तो तुम्हारी क्लास है ना आशु, तनु ने कहा। मेरा वहां जाना क्लास से भी ज्यादा जरूरी है, अक्षत ने कहा। आशु, तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे भी 1 हफ्ता रह गया है तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में और ऐसे जाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तनु ने समझाते हुए कहा। होता है तो हो जाए नुकसान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मीरा हॉस्पिटल में है, पता नहीं कैसी होगी, किस हाल में होगी, मुझे मत रोकिए दी प्लीज, गुस्से में चिल्ला पड़ा अक्षत। अक्षत का गुस्सा देखकर तनु सहम गई तो जीजू ने तनु का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, इसे जाने दो, अभी ये किसी की नहीं सुनेगा क्योंकि बात मीरा की है। ध्यान से जाना, तनु ने कहा तो अक्षत वहां से चला गया। अक्षत जल्दी से घर से निकला। जीजू भी उसके पीछे पीछे आए और कहा, मैं छोड़ देता हूँ। अक्षत उनके साथ गाड़ी में आ बैठा। अक्षत को परेशान देखकर जीजू ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी मीरा को कुछ नहीं होगा। अक्षत ने सर सीट से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि वो इतने दर्द में है। जीजू ने अक्षत की हालत देखते हुए गाड़ी स्टेशन की बजाय एयरपोर्ट की ओर मोड़ दी। जैसे ही गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची, अक्षत ने कहा, जीजू यहाँ? ट्रेन से जाते तो टाइम ज्यादा लगता, प्लेन से जल्दी पहुंचोगे, सोमित ने कहा। दोनों अंदर आए। सोमित अक्षत को वेटिंग एरिया में छोड़कर खुद टिकट कंफर्म करने चला गया। तत्काल में उसने अक्षत के लिए टिकट ली, जिसके उन्हें दुगनी रकम देनी पड़ी, लेकिन अक्षत के लिए उन्होंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया और वापस आए। टिकट अक्षत को दी। फ्लाइट आधे घंटे बाद की थी। जीजू अक्षत के लिए कुछ खाने को ले आए। मुश्किल से उन्होंने अक्षत को सैंडविच खिलाया, कॉफी पिलाई। फ्लाइट का वक्त हो चुका था। अक्षत जैसे ही जाने लगा, जीजू भागकर उसके पास आए और अपना फोन उसे देकर कहा, तुमने तो अपना फोन तोड़ दिया होगा गुस्से में, ये रखो, काम आएगा। और सुनो, वहां पहुंचते ही कॉल करना, मीरा को कुछ नहीं होगा, उसके पास इतना प्यार करने वाला बंदा जो है, ख्याल रखना अपना, क्लास के लिए मैं बात कर लूंगा।
कहकर जीजू ने अपना फोन अक्षत की जेब में रखा और जाने लगे। अक्षत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो उनके पीछे आया और उन्हें अपनी तरफ करके उनके गले लगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी जीजू, मैं डर गया था, मैंने आप पर और दी पर गुस्सा किया। इट्स ओके सड़ू, अब जल्दी जाओ, फ्लाइट निकल जाएगी, जीजू ने कहा तो अक्षत वहां से निकल गया। प्लेन में आकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। उसके दिमाग में बस मीरा चल रही थी। उधर मीरा हॉस्पिटल में सबके साथ थी। निधि तो उसका हाथ तक छोड़ने को तैयार नहीं थी। विजय ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में मीरा को डिस्चार्ज कर देंगे। विजय डिस्चार्ज के पेपर बनाने चले गए। अर्जुन भी बाहर निकल गया। राधा मीरा के लिए फल काटने लगी, तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने हाथ में बुके लिए मोना खड़ी थी। निधि ने जब उसे देखा तो उसका खून खौल गया। वो जैसे ही उठने को हुई, मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे कुछ न करने का इशारा किया। निधि अंदर ही अंदर अपना गुस्सा निकल गई। मोना मीरा के पास आई और बुके उसके और बढ़ाकर कहा, ओह बहुत बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ, सो सैड। मीरा ने बुके लेकर साइड में रख दिया और कहा, तुम्हें मेरे लिए परेशान या सैड होने की जरूरत नहीं है मोना। ओह आई सी, तुम्हारे लिए परेशान होने वाले ऑलरेडी बहुत लोग हैं यहाँ, मोना ने कहा। ये बहुत लोग हमारे अपने हैं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। देखते हैं कब तक साथ देते हैं तुम्हारे ये अपने, मोना ने कहा और वहां से चली गई। जाते जाते वो मीरा को धमकी देकर गई या चेतावनी, ये तो बस मोना ही जानती थी। अब आगे क्या होने वाला है? जब अक्षत मीरा के सामने आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे घर वाले अक्षत का सामना करेंगे, ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।